Welcome back, my dear students of grade 9. As you know, we are doing the third chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. In the last videos, we have studied about the Nazism, the introduction, and how the rise of Hitler. There is some introduction about the chapter and also study about the birth of Weimar Republic क्या थी और कैसे बनाई गई थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था. In this video we will learn about the effects of the World War. फर्स्ट वर्ल्ड वार के इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में. द वार हैड अ डिवास्टिंग impact on the entire continent, both psychologically and financially. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो उसके काफ़ी बुरे इफ़ेक्ट हुए थे लोगों के ऊपर, सिर्फ जर्मनी के ऊपर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर. साइकोलॉजिकली भी नेगेटिव इफेक्ट हुए और फाइनेंशियली भी नेगेटिव इफेक्ट हुए थे. कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, द यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स. यूरोप जो सबसे एक मेन कंट्री था, मेन कॉन्टिनेंट था कि जो बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उनको उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था, उनको लोन देता था, अब एक डेप्टर बन गया था, एक कर्जदार बन चुका था. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेयमार रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर. और जर्मनी में क्या हो रहा था, जर्मनी में जो वेयमार रिपब्लिक बनी थी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार फिनिश हुई थी तो वहाँ का जो एम्परर था उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी, तो वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट की गई थी, दैट इज़ वेयमार रिपब्लिक. और जो भी उस समय जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो भी बिहेव किया गया था उसके लिए लोग वेयमार रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी. The republic had the burden of war guilt, national humiliation, and was financially crippled by being forced to pay the compensation. उसके ऊपर बर्डन था कि जो वार में कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जर्मनी है. और नेशनल ह्यूमिलेशन मीन्स नेशनल लेवल पर देखा जाए तो वहाँ लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. फाइनेंशली क्रिपल्ड, फाइनेंशली भी उनकी सिचुएशन काफ़ी डाउन चली गई थी और उसको सारा कंपनसेशन भी देना था जो उनका पर लगाया गया था कि 6 बिलियन पाउंड्स उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो विनर पार्टी से मीन्स अलाइड ग्रुप को. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, Democrats, become easy target of attack in the conservative nationalist circles. और जो लोग थे सपोर्टर, जो सपोर्ट कर रहे थे, जो साथ दे रहे थे वेयमार रिपब्लिक का, कोई भी था, चाहे वो सोशलिस्ट था या कैथलिक था, वो इजी टारगेट बन गए थे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लोगों का. मीन्स हर एक काम के लिए उनको आसानी से दोषी करार दिया जा रहा था. एंड दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था. किन्हें कहा जाता था नवंबर क्रिमिनल्स? हु वर द सपोर्टर ऑफ वेयमार रिपब्लिक. कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है कि हु वर द नवंबर क्रिमिनल्स, द सपोर्टर ऑफ वेयमार रिपब्लिक. अब उन्हें नवंबर क्रिमिनल क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ट्रीटी साइन की गई थी, जो संधि साइन की गई थी, वो नवंबर में साइन की गई थी. और नवंबर में जो संधि साइन की थी उसके अकॉर्डिंग जर्मनी को वार के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था. और इसलिए जर्मनी के लोग ये मानते थे कि जो हमारी इंसल्ट हुई है, जो कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ है, उसका दोषी कौन है? वो कौन है? वेयमार रिपब्लिक. वही लोग हैं जिस कारण से उनको नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था कि उन्होंने पूरी तरह से जर्मनी को ख़त्म कर दिया है. क्लियर दैट? तो लोगों का पूरी तरह से ये माइंड सेट हो चुका था
कि हमने जो भी हमारे साथ गलत हुआ है हमने उसका बदला लेना है। The First World War left a deep imprint on the European society and polity. Soldiers came to be placed above civilian. अब लोगों का जो माइंड सेट हो रहा था कि पूरे सिरे से उनको इसी तरह सिचुएशन बनाई जा रही थी कि जो कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है हम उसका रिवेंज लेंगे। तो इसलिए क्या हो रहा था वहाँ पर सोल्जर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही थी एज़ कम्पेयर टू द सिविलियन, कि वो सोल्जर की लाइफ है बहुत अच्छी लाइफ होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के मन में ये फीलिंग आए कि उन्हें सोल्जर ही बनना है और अपने रिवेंज को पूरा करना है। पॉलिटिशियंस published laid great stress on the need for the men to be aggressive, strong and masculine. The media glorified trench life. तो इसके लिए अगर वो सोल्जर बनना चाहिए तो लोगों को कैसा बनना चाहिए, तो मेनली द मैन हो अग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि वो अपना काम पूरा कर सके, अपना बदला ले सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के थ्रू ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि ट्रेंच लाइफ है बहुत अच्छी होती है। अब क्या होती है ट्रेंच लाइफ, वी विल मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। दिस इज़ द ट्रेंच लाइफ। इसमें क्या होता है, एक ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है और जो सोल्जर्स है उसी के अंदर ही रहना पड़ता है और वहाँ से वो अपने एनिमी के साथ लड़ाई लड़ते हैं। तो वो इसी में रहते थे जहाँ पर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का फेस भी करना पड़ता है। कई बार पॉइजनस गैसेस का या सोल्जर दूसरी साइड के उन पर कभी भी अटैक भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें फूड सप्लाई नहीं होती। पर मीडिया के थ्रू इस तरह की लाइफ को काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट दी जा रही थी कि सोल्जर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है ट्रेंच में, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। दे आर हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in this trench, trapped with rats feeding on corpses. पर जो एक्चुअली जो उनकी लाइफ थी, पर जैसा कि उनको दिखाया जा रहा था मीडिया के थ्रू, उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे कि ट्रेंच लाइफ बहुत अच्छी होती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। कई बार कितने दिन उन्हें फूड सप्लाई भी नहीं मिलती थी, जिस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ रही थी जो सोल्जर्स वहाँ पर रहते थे, जैसा कि आपने अभी देखा है पिक्चर में। They faced poisonous gas, enemy shelling and witnessed their ranks reduced rapidly. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. तो अग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा, तो पूरा जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी बनती जा रही थी कि हमने जो जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो भी हमारे साथ गलत हुआ है हम उसका रिवेंज जरूर लेंगे। इसलिए इस तरह का प्रोपोगेंडा, मतलब इस तरह के विचार फैलते जा रहे थे। और जो ये चाहता था कि हाँ कोई ऐसी बात करता था कि हाँ हमने बदला लेना है और कैसे लेना है, तो उनको तो ग्लोरीफाई किया जा रहा था। तो धीरे धीरे जो कंजर्वेटिव डिक्टेटर्स थे उनकी सपोर्ट बढ़ती जा रही थी और जो डेमोक्रेसी मींस जो अभी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जर्मनी में शुरू हुए थे, वेयरमार रिपब्लिक बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट की गई थी, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लोग उसके अगेंस्ट होते जा रहे थे क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई थी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे एक लीडर की ज़रूरत थी कि जो स्ट्रांगली कोई भी डिसीज़न ले सके। तो जो भी अब उनके साथ गलत हो रहा था वो उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, वेयरमार रिपब्लिक को, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। और लोग धीरे धीरे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते जा रहे थे और डेमोक्रेसी अभी जंग और फ्रेगाइल आइडियाज़ बन चुका था जो अभी ऐसी सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पा रहा था। क्लियर दैट। तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वार ऑन जर्मनी एंड द यूरोप। In the next video, we will study about the depression and what were
the other economical and political changes in the Germany. Thank you for watching the video.